सपोज मैं पॉजिटिव हूं, आपके हाथ में कोई कट है, तो वायरस को अंदर जाने का रास्ता मिला ना, ठीक। कोई एक्सपोजर नहीं है, आपसे कोई मिस्टेक नहीं हुई। ह्यूमन बिहेवियर है हेल्प करना, हम उसको छोड़ेंगे भी नहीं कभी जीवन में, क्योंकि फिर हमें रातों की नींद हराम हो जाएगी अगर ऐसा करेंगे तो, है ना। गिल्ट परेशान करेगा, वो परेशान था, मैंने उसकी हेल्प नहीं की, है ना। तो करना क्या है, वहां पे थोड़ा सा सेफ रहना है हमेशा। वो नहीं मिल सकते आपको, ग्लव्स नहीं मिल सकते हैं हमेशा, लेकिन पॉलिथीन का यूज कर सकते हैं, है ना। पॉलिथीन का युग है, आप जहां भी बैठे होते हैं वहां पॉलिथीन जरूर होती है, एटलीस्ट हाथ में पॉलिथीन पहन लीजिए, है ना। थोड़ा सा सेफ रहने की जरूरत है, क्योंकि बहुत इन्फेक्शन फैल रहा है आजकल। यहाँ भी मैं देख रही हूँ HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस के पेशेंट बहुत आ रहे हैं। हेपेटाइटिस के बहुत हैं, और तीनों का ट्रांसमिशन का मोड एक यही है जो मैंने बताया आपको, सिफिलिस, HIV और हेपेटाइटिस। अभी बात हुई HIV की। HIV 4 तरह से होता है, ठीक। मैं ब्रीफ में बताती हूँ, कि बता चुकी बच्चों को। 4 तरह से होता है। पहली चीज, संक्रमित व्यक्ति से असुरक्षित यौन संबंध होने पर। दूसरी चीज, संक्रमित खून के चढ़ने से या खून के संपर्क में आने से। तीसरी चीज, संक्रमित सुई ब्लेड या किसी भी धारदार नोकदार चीज के साझा इस्तेमाल से। चौथी चीज है, संक्रमित मां से उसके होने वाले बच्चे को। इससे बचना कैसे है? सबसे पहली बात इस बात का ध्यान देना है कि यदि कहीं एक्सपोजर हो रहा है, सेक्सुअल एक्सपोजर हो रहा है, तो वहां कंडोम का इस्तेमाल करना है। और दूसरी चीज है, जब भी कभी खून चढ़े तो आप जिसका खून ले रहे हैं उसकी आप पहले HIV की जांच करवाएंगे। और यदि कहीं चोट वोट लगती है, किसी का ड्रेसिंग कर रहे हैं, तो एटलीस्ट हाथ में पॉलिथीन पहन लें, ठीक है। तीसरी चीज आती है, सुई ब्लेड या किसी भी धारदार चीज का साझा इस्तेमाल। तो उसमें क्या है, सबसे पहले इस बात का ध्यान देना है, जब भी कभी इंजेक्शन लगे नई सिरिंज से लगवाएं, नाई के शेप बनवाते हैं नए ब्लेड इस्तेमाल करें। और टैटू बनवाते समय खास तौर से ध्यान दें इस बात का कि टैटू के लिए नीडल भी नहीं लगी हो और इंक भी नहीं हो, क्योंकि उसी इंक में नीडल बार बार डिप हो रही है। आपने अगर नीडल भी चेंज करा दी और इंक सेम रखी तो भी एक्सपोजर का डर है ना। तो नीडल और इंक दोनों चीजें चेंज करानी है। चौथी चीज है, स्त्री जीवन में जितनी बार भी गर्भवती हो उसका हर बार HIV टेस्ट, HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस, ये 3 चीजें होना मैंडेटरी है, क्योंकि तीनों ही चीजें ऐसी हैं जो इस माध्यम से होती है, जो मैंने भी बताया आपको। ये 4 तरीके इनके होने के, और बचने का केवल एक ही तरीका है कि हम समय समय पर जांच कराते रहें, हम अपने बारे में अपडेट होते रहे कि हम इस तरह के किसी भी इन्फेक्शन से नहीं घिरे, ठीक है। अब बात आती है कि हमें कैसे पता पड़े कि हमें HIV है, सिफिलिस है या हेपेटाइटिस है। केवल एक ही तरीका है कि आप टेस्ट कराएंगे ब्लड का, उसी से पता पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। आप किसी को देख के, किसी को ब्लड की वॉमिट हो रही है, ब्लड आ रहा है मुंह से, तो हम लोग टीबी के लिए दौड़ पड़ते हैं, लेकिन HIV के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है ना। हम उसके सिंपल से लक्षण है, सर्दी, जुकाम, बुखार, वीकनेस, लूज मोशन। इसके लिए लगता है अरे इसके लिए किसी ने तो प्रिस्क्राइब कर भी दिया डॉक्टर ने, HIV लिख दिया, क्या हम ऐसे दिख रहे थे? बात आपके ऐसे दिखने की नहीं है। एक्सपोजर के इतने तरीके मैंने बताए, तो एक्सपोजर हो सकता है। मेरा डाउट ये है कि जैसे हाथ में लग जाता है, कटवट लग जाता है, तो मैं क्या करता हूँ कि हर 6 महीने में टिटनेस का इंजेक्शन लगवाता हूँ। क्या मैं सही करता हूँ? हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल लगवाना चाहिए, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि रोजमर्रा की जिंदगी में कब कहाँ लग जाए पता नहीं चलता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मुझे अच्छा लगता करते है, हैं आप, हाँ। अच्छी प्रैक्टिस है। जैसे हर 6 महीने में आप टिटनेस लगवाते हैं, हर 6 महीने में आप सुरक्षा क्लिनिक भी आना है अब आपको, ठीक है। तो यही मेरे को पूछना था। हाँ ठीक है, हर 6 जब भी महीने में डॉक्टर आप इसके पास आएंगे। जाते आप टिटनेस से तो बचने के लिए हर 6 महीने में लगाते हैं ना, कि कभी भी चोट लग सकती है। हाँ। इसी तरह एक्सपोजर कभी भी हो सकता है। कुछ एक्सपोजर ऐसे है कि जो आपको आपके बस में है ना। आपको पता है आपने कहीं कोई क्या कहते हैं, कहीं एक्सपोजर नहीं हुआ, आपने कभी हमेशा नीडल सिरिंज का इस्तेमाल शेयरिंग वाली का नहीं किया, लेकिन जो मैंने ब्लड कॉन्टैक्ट बोला उसके विषय में कोई नहीं कह सकता, यस, ये तो कोई नहीं। और ये केवल ये कहीं लिखा नहीं है, कुछ नहीं, ये मेरा एक्सपीरियंस है। इतने मतलब 22 साल हो गए यहाँ जॉब करते करते, जो केस हिस्ट्री निकल के आती है। कई बार हमारा क्लाइंट बोलता है कि हम उसका कहीं एक्सपोजर ही नहीं है, वो इतना इनोसेंट है कि पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन उसको इन्फेक्शन तो है ना। तो एक ये रीजन भी हो सकता है। और एक चीज और, HIV इन्फेक्शन साथ बैठने, साथ खाने, बात करने, एक साथ काम करने से कभी नहीं फैलता, मच्छर के काटने से कभी नहीं फैलता, ठीक है। इसलिए कभी किसी को सुन लें तो परेशान होने की जरूरत नहीं है कि वो हमारे बीच में है। इवन मैं अपने पेशेंट को यहाँ तक बल देती हूँ, जो पॉजिटिव पेशेंट आता है वो वरीड होता है, उसके फैमिली मेंबर्स वरीड होते हैं कि साथ रहेगा, साथ खाएगा, हस्बैंड वाइफ है, ऑब्वियसली साथ उनका बहुत ज्यादा है। मैं बोलती हूँ तुम खाना लेके आओ, मैं तुम्हारे साथ खाती हूँ, अब इससे ज्यादा क्या बोलूंगी। और जैसे आपने बताया वायरसेस, तो वायरसेस तो ऐसे
कोई अगर खांस रहा है या कोई छींक रहा है तो उससे में भी वायरसेस आ सकते हैं। वो बैक्टीरिया होता है बेटा, बैक्टीरिया। ट्यूबरकुलर का बैक्टीरिया होता है वो, जो आप बात कर रहे हो। टीबी के पेशेंट के साथ हमें इस प्रिकॉशन की जरूरत होती है, इसलिए टीबी क्लिनिक में मोस्ट ऑफ देखा होगा कि हम लोग बोलते हैं कपड़ा लगा के जाना है। हाँ। हमारे पास टीबी का पेशेंट आता है तो हम लोग भी बोलते हैं कि भाई अपना फेस को रैप कर लो, क्योंकि हमें कम डर है लेकिन बाकी जो लोग हैं उनको डर है। हम लोग को तो आदत हो जाती है बॉडी को हमारी, हम लोग को इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आसपास और जो लोग हैं उनको बचाने की ज़रूरत होती है। तो ड्रॉपलेट से, हमारी सांस से जो उसके बैक्टीरिया है वो बाहर निकलते हैं। तो टीबी के पेशेंट के साथ होता है। HIV, हाँ, लेकिन एक बात है, HIV पॉजिटिव पर्सन को टीबी होने की संभावना सामान्य लोगों की अपेक्षा ज़्यादा होती है। अब STI की बात HIV के साथ क्यों जुड़ती है? क्योंकि किसी व्यक्ति को STI प्रॉब्लम हमें हील क्यों करनी है, ठीक है? क्यों इसलिए हील करनी है कि अगर किसी को STI RTI है और उसका एक्सपोजर किसी ऐसे पर्सन से होगा जिसको HIV इन्फेक्शन है, तो सामान्य लोगों की अपेक्षा उस व्यक्ति को, STI वाले पेशेंट को, इन्फेक्शन होने का रास्ता मिलेगा। अल्सर से, स्किन रप्चर है ना, तो ऑब्वियस है कि उसको अंदर रहने का रास्ता मिल रहा है ना, इसलिए हो रहा है। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई पर्सन अगर पॉजिटिव है, एड्स पॉजिटिव है, HIV पॉजिटिव है, तो अगर अपने किसी भी फैमिली मेंबर से शेयर करता है, अगर उसको पता चलता है कि मैं पॉजिटिव हूँ, तो मोस्ट ऑफ द जो उसके फैमिली मेंबर्स हैं, फ्रेंड्स, उसको उसी नज़र से देखते हैं कि उसने शायद ऐसा कुछ गलत काम करा है, इस वजह से उसको ये हो रहा है। तो उसको हम लोग कैसे हैंडल करें? मतलब हमारे जो आजकल के सोसाइटी है, यूथ है, तो उसको कैसे हैंडल करना चाहिए, कैसे मैनेज करना चाहिए? फैमिली मेंबर्स ऐसा ना सोचे हमारे बारे में, जिसको हम लोग ओपनली बता सके। देखिए, अभी तक आप भी, आपके सामने जो HIV पॉजिटिव पर्सन आता, तो अब तक जब आपने इतनी बातचीत सुनी है, इसके पहले तक आप भी कहते हैं ओबियस है कि इससे कहीं एक्सपोजर हुआ होगा, कुछ मिस्टेक इससे हुई होगी, है ना? हाँ। लेकिन अब इतनी वार्ता के बाद आपको लगा होगा नहीं, इनोसेंट पर्सन भी पॉजिटिव हो सकते हैं, जिनका कहीं कोई एक्सपोजर नहीं है, जिनसे कोई मिस्टेक नहीं हुई। यस मैम। है ना? अब इतने लोग बैठे, इतना तो समझ में आया होगा कि ऐसे भी तो होता है ना? मैंने अभी बताया, मैंने क्लियर किया, ब्लड कॉन्टैक्ट, सिंपल सी बात है। मैम ये बात हमें पता है, बट जो फैमिली मेंबर्स है, हाँ, उनकी जो, उसके लिए हम ये बोलते हैं फैमिली को लेके आइए हमारे पास, हम लोग यही बोलते हैं। हम फैमिली काउंसलिंग भी करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा पार्ट है। HIV पॉजिटिव पर्सन अपनी फैमिली में जा रहा है, और अगर फैमिली मेंबर से उसके साथ कंफर्टेबल नहीं है तो फिर हमारा काम ही करना बेकार है ना? तो हम लोग बुलाते हैं, आप आइए। आप कितनी बार आएंगे? आप आइए, उनसे बात कीजिए, और सारे के सारे उनके जो मिथ होते हैं वो हम लोग क्लियर कर देते हैं। उसके बाद वो भी कंफर्टेबल होते हैं। हाँ, सोसाइटी में अभी है ऐसा, मैं मानती हूँ कि सोसाइटी में है, उसमें समय लगेगा, लेकिन जब एक स्थिति आएगी, जब सारे अवेयर होंगे धीमे धीमे, तो फिर ये चीज़ भी खत्म हो जाएगी। देखिए, अभी भी एक लॉ भी है, क्या बोलते हैं, 2017 का लॉ है, HIV पॉजिटिव पर्सन के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए।